जय हिंद दोस्तों, हम सब मैथ में समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में आप लोगों को इनसे संबंधित जो सूत्र थे, जो नियम थे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे आपको बता दिए गए थे। अब इसमें हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न कैसे हल होते हैं, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास 10th की जो राजू प्रकाशन की किताब है, राजू प्रकाशन किताब से जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सब एग्जाम्पल को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। तो आगे आप लोग इसकी प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास राजू प्रकाशन के एग्जाम्पल का है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। राजू प्रकाशन के एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 आपको दिया है कि समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 और -3/2 कामा ..& के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, दिया है यहाँ पर एक आपको एपी दी गई है। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है यह 3/2 दिया है, कामा 1/2 आपको दिया गया है, -1/2 दिया गया है, कामा -3/2 दिया गया है। इसके बाद ..& आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए यह एक आपको एपी दी गई है कि 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 ये आपको एपी दी गई है। और यहाँ पर जानते हैं कि देखिए ..& करके जब आपको देता है तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। तो यह जो आपको दिया गया अपरिमित समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, इसमें आपको देखिए दिया है AP1 और ज्ञात करना, इसमें देखिए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है। आपको करा कि इसका प्रथम पद ए बराबर आप ज्ञात कीजिए और इसके बाद सारवंतर डी बराबर क्या करना, बोलिए, ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद ए बराबर आपको ज्ञात करना है और सारवंतर डी बराबर ज्ञात करना है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए इसको हल करते हैं। तो जो एपी आपको दी गई है तो इस एपी में अगर देखेंगे तो एपी आपको दी गई है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 ..& यह समांतर श्रेणी में जानते हैं कि जो संख्याएं दी होती इनको हम पद कहते हैं। यह पहली संख्या आपको दी गई है प्रथम पद, यह दूसरी संख्या आपको दी गई है द्वितीय पद, यह तीसरी संख्या आपको दी गई है तृतीय पद और यह चौथी संख्या आपको दी गई है A4 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं इनको देखिए हम पद कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में जितनी भी संख्याएं आपको दी जाएंगे तो इनको हम क्रमशः A1 A2 A3 A4 से लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पद होते हैं और पद आपके अनेक दिए जाएंगे, इसलिए इनका नंबरिंग करके इस तरीके से आप लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी के पदों को दर्शा दिया गया। तो जब समांतर श्रेणी के पदों को दर्शा दिया गया है तो आगे यहाँ पर देखिए हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा कि प्रथम पद ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जो प्रथम पद ए होता है A = आपका सूत्र होता है A1 और A1 की वैल्यू आपको दी गई है
3/2, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो A1 की वैल्यू आपको दी गई है 3/2, तो यहाँ पर आपका A1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2, आपका यह आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा कि सारवंतर डी ज्ञात कीजिए, तो सारवंतर डी देखिए ज्ञात करने का फार्मूला होता है, सारवंतर डी ज्ञात करने का फार्मूला होता है डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपको दी गई है 1/2, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2, और माइनस A1 की वैल्यू आपको दी गई है 3/2, तो यहाँ पर रख देंगे 3/2। इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पर जानते हैं कि दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता तो अंश घट जाता है 1 - 3 और बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो इसके बाद -2/2, 2 एकम 2 विल बी इक्वल टू -1, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला, यह जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर आपको 3/2 निकल जाएगा, और सारवंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1, इसको आप घटा देंगे तो -1 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में आपको प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात करना था, तो प्रथम पद A विल बी इक्वल टू आपका 3/2 हो जाएगा, सारवंतर D विल बी इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों मान आपके ज्ञात हो गए, यह आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो आगे चलते हैं, इसके बाद आपका जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में आपको बताना कि कौन कौन एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो उनके अगले 2 पद भी आपको लिखना है। तो हम सॉल्व करते हैं एक एक पार्ट को बारी बारी से। तो यहाँ पर देखिए जो आपको एग्जाम्पल 2 दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए दिया क्या है, दिया है, तो इसमें देखिए सीधे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो दिया गया है कि 4, इसके बाद दूसरे का जो पहला वाला पार्ट आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है 4, इसके बाद कामा किया है 10, इसके बाद दिया गया 16, इसके बाद है 22, इसके बाद डॉट 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 805। इस तरीके से आपको देखिए यह पद आपको दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि जब डॉट 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 805 दिया रहता है तो यह आपकी अपरिमित समांतर श्रेणी होती है, तो यह अपरिमित समांतर श्रेणी दी गई है। तो आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी आपको दी जाती है, इनमें जो पद या संख्याएं आपको दी जाती हैं, तो उनको हम A1, A2, A3, A4 से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम A1 से दर्शा देंगे, इसको हम A2 से दर्शा देंगे, इसको हम A3 से दर्शा देंगे, इसको हम A4 से दर्शा देंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यह AP है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी की जो पहचान होती है इसके सारवंतर से किया जाता है। तो इसका मतलब सभी पदों का अगर हम सारवंतर निकाल लें, अगर सभी का सारवंतर बराबर होगा तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। अगर सारवंतर इनका बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि समांतर श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए, उसी समान अंतर को सारवंतर कहा जाता है। तो इनका हम सारवंतर निकालेंगे, तो अगर प्रत्येक पदों का सारवंतर आपका बराबर दिया रहेगा तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। और जब समांतर श्रेणी होगी तब इसके और आप पद निकालेंगे, तो पहले आप चेक करें यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो आपको दिया गया है इनके बीच का आप सारवंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले D1 का मान निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, माइनस A1 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, इसको घटा लेंगे आ जाएगा आपका 6। इसी प्रकार से आप D2 की वैल्यू निकालेंगे। तो D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू आपको दी गई है 16, माइनस A2 की वैल्यू आपको
दी गई है 10, घटा लेंगे तो आएगा आपका 6। इसके बाद देखिए D3 की वैल्यू निकालेंगे तो D3 इक्वल टू हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू आपको दी गई है 22 और A3 की वैल्यू आपको दी गई है 16। तो 22 में से 16 घटाएंगे तब भी आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप D1 का मान निकाले, D2 का मान निकाले और D3 का मान निकाले तो तीनों का आपको सारवंतर देखिए बराबर दिया गया है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू आपको 6 दिया गया है। तो जब इस श्रेणी में जितने भी आपको पद दिए गए हैं सभी का सारवंतर बराबर है तो इसलिए यह एक एपी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू 6 है तो इसलिए यह एक एपी है, यह एक एपी है, यह एक एपी है। आप जानते हैं कि एपी की पहचान सारवंतर से की जाती है। तो हम सभी पदों का सारवंतर निकाल लिए तो सभी पदों का सारवंतर आपको बराबर मिल गया। तो जब सभी पदों का सारवंतर बराबर है तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। तो चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 6 है इसलिए यह एक एपी है। तो सबसे पहले प्रश्न में आपसे कह रहा कि बताइए यह एपी है कि नहीं। तो एपी तो बता दिए कि यह एक एपी है। इसके बाद सवाल में करा कि उसके अगले दो पद लिखिए। तो इसके अगले दो पद आपको लिखना है। तो आप जानते हैं कि जब हमको सारवंतर पता हो जाता है तो इसी सारवंतर को हम अगले पद में जोड़ते जाते हैं तो इसका अगला पद निकलता जाता है। तो चाहे इसी सारवंतर को आप इसमें जोड़ते जाइए तब भी निकाल सकते हैं या तो आप फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसमें 6 का अंतर है। तो जब 6 का अंतर है तो यहां पर देखिए तो 4 6 10, इसके बाद आपका 10 6 16, 16 6 22, तो 22 में 6 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 28, 28 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा 34। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसका मतलब जो आपको अगला दो पद निकालने के लिए कह रहा है तो 22 में हम सारवंतर डी को जोड़ेंगे तो 22 6 आपका 28 हो जाएगा और 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए अगला दो पद क्या होगा 28 और 34। इनको हम सूत्र की भी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं अगर डायरेक्टली आप नहीं निकालना चाहते हैं। तो देखिए कैसे हम सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं इनको। तो सूत्र के माध्यम से अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बता दिया जा रहा है तो कैसे हम सूत्र से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि A1 A2 A3 A4 का मान दिया तो हमको A5 का मान निकालना और A6 का मान निकालना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि A5 इक्वल टू होता है A प्लस आपका 4D होता है। तो इसका मतलब क्या निकला तो यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए। तो A की वैल्यू आपको दी गई है 4 और प्लस 4 इंटू D, D की वैल्यू आपको दी गई है 6 है और इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 इंटू इसके बाद 6 चौकी आपका हो जाएगा 24 और 24 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 28। इसलिए पांचवा पद आपका कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली निकाला गया और यहाँ पर फार्मूले से आपको निकाला गया। इसी तरीके से आप दूसरा मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि छठवां पद निकालना तो A6 इक्वल टू होता है A प्लस 5D आपका होता है। तो A की वैल्यू कितनी आपको दी गई है A की वैल्यू आपको 4 दी गई है। 5 इंटू D की वैल्यू 6 है तो गुणा करेंगे 6 5 30, 30 4 34। इसका मतलब आपको 34 इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पांचवा पद आपका 28 आ गया और छठवां पद आपका 34 आ गया। तो यह देखिए सूत्र से आपका निकला है और यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम आपको बना दिए हैं कैसे सारवंतर डी से, क्योंकि जानते हैं कि समांतर श्रेणी सारवंतर डी को जोड़ते हैं तो अगले पद आपके निकलते चलते हैं। तो सारवंतर डी से आप निकाल लीजिए या तो आप फार्मूला जानते हैं तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका है यह पहला पार्ट आपका हल हो जाता है। इसके बाद
अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट के। यह पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ, तो पहला पार्ट आपका समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी होने पर कहा कि इसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए, तो अगले दो पद भी ज्ञात कर दिए, क्योंकि आपको 4 पद दिए थे, तो 5वां पद और 6वां पद हमको निकालना था, इसको निकाल लेंगे। तो इसके बाद अब इसका जो दूसरा पार्ट है, अब दूसरे पार्ट को देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो दूसरा पार्ट कैसे हल होगा इसको आप जानेंगे। अब इसको हम बताते हैं। दूसरे पार्ट में अगर बात की जाए, तो दूसरा पार्ट आपको देखिए सबसे पहले बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो चलिए सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं सेकंड पार्ट पर। तो जो देखिए आपको दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरे पार्ट में आपको दिया गया 1, -1, इसके बाद -3, इसके बाद -5, डॉट 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 एंड सो ऑन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद को हम क्या मानेंगे, A1 मानेंगे, द्वितीय पद को A2 मानेंगे, तृतीय पद को A3 मानेंगे, और चौथे पद को A4 मानेंगे। क्योंकि जो समांतर श्रेणी आपको दी रहती है, समांतर श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं, इनको पद कहा जाता है, और पद को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि A फॉर यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो आपको पद दिए गए हैं, तो पहले पद को A1 से लिख देंगे, दूसरे पद को A2 से लिख देंगे, तीसरे पद को A3 से लिख देंगे, और चौथे पद को A4 से लिख देंगे। तो और भी जितने पद आपको रहेंगे, ऐसे आप नंबरिंग करते चलेंगे, तो पदों को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछ रहा कि बताइए यह AP है कि नहीं है। तो AP बताने के लिए सभी पदों का आप सारवंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर सारवंतर देखिए हम निकालते हैं, तो सबसे पहले आप D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपको -1 दी गई है, इसके बाद -A1 की वैल्यू आपको 1 दी गई है। इनको हल करेंगे तो -1 मिलके आपका -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम D2 की वैल्यू निकालेंगे, तो D2 इक्वल टू आपका होता है A3 माइनस A2। अब यहाँ पर देखिए A3 की वैल्यू आपको -3 दी गई है, माइनस इसके बाद A2 की वैल्यू आपको -1 दी गई है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा, इसे घटा देंगे तो माइनस आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद यहां से हम देखिए D3 की वैल्यू निकालते हैं, तो D3 इक्वल टू आपका हो जाएगा A4 माइनस आपका A3। तो A4 की वैल्यू आपको दी गई है -5, और माइनस A3 की वैल्यू आपको दी गई है -3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 + 3 घटाएंगे तो -2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपको सभी पदों का सारवंतर आपको -2 दिया गया है। तो यहाँ पर सभी पदों का सारवंतर आपको बराबर दिया गया है। तो चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू -2 है, इसलिए यह एक AP है, इसलिए यह एक AP है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो आपको देखे ये संख्याएं आपको दी गई हैं, समांतर श्रेणी आपको बताने के लिए कह रहा था। इसका मतलब यह एक श्रेणी आपको दी गई है, तो जब यह श्रेणी दी गई है तो आपसे कह रहा कि बताइए कि यह समांतर श्रेणी माने AP है कि नहीं है। तो AP बताने के लिए हम सभी पदों का सारवंतर निकालेंगे। तो जब इन दोनों पदों का सारवंतर निकालेंगे, इसको D1 से लिखेंगे, और जब इन दोनों पदों का सारवंतर निकालेंगे, इनको D2 से लिख दिए, और जब इन दोनों पदों का सारवंतर निकालेंगे, इसे D3 से लिख देंगे। और जानते हैं कि सारवंतर निकालने का सूत्र होता है उत्तरोत्तर पद माइनस पूर्व पद है, माने अगला पद माइनस उसके पहले का पद है। तो इसको आप लगा के इस तरीके से सभी पदों का सारवंतर निकाल लेंगे। और जैसे सभी पदों का सारवंतर आप निकालेंगे, तो यहाँ पर देखा गया सभी पदों का सारवंतर आपका बराबर है। तो चूंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू -2 है, इसलिए यह एक AP है। क्योंकि जानते हैं कि जब सारवंतर बराबर है, तो यह जानते हैं कि एक AP आपकी हो जाएगी। और जब कह रहा कि बताइए यह एक AP है, तो इसके कह रहा कि अगले दो पद लिखिए, तो और इसके हमको दो पद लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह है कि इसमें आपको 4 पद दिया गया है, इसमें आपको 5वां पद निकालना है A5।
और छठवां पद आपको निकालना A6 है। यह दो पद आप निकालेंगे तब जाके आप जानते हैं कि करा कि अगले दो पद लिखिए तो इसमें A5 और A6 का मान निकालना है। और यहां पर अगर देखेंगे तो आपको देखिए सार्वंतर D का मान दिया गया है, तो इसमें सार्वंतर D को आप जोड़ेंगे तो अगला पद आपका निकल जाएगा। तो चाहे आप जोड़ के निकालिए चाहे आप हल करके निकालिए, तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर -2 दिया गया है, तो इसमें अगर हम -2 जोड़ेंगे तो -5 -2 मिलके हो जाएगा आपका -7, और -7 में -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -9। तो यहाँ पर देखिए आपका पांचवा पद -7 होगा और छठवां पद आपका -9 होगा। तो चाहे सीधे आप सार्वंतर D को जोड़ के निकाल लीजिए तो इस तरीके से भी आपका सही रहेगा, या तो आप फार्मूले का प्रयोग करके लगाना चाहते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको फार्मूले के माध्यम से बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला से कैसे आप लगाएंगे, हमको निकालना है देखिए A5 की वैल्यू। तो फार्मूला होता है A5 विल बी इक्वल टू A प्लस आपका 4D होता है। तो A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1 दी गई है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस आपको 2 दी गई है। तो इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो 1 प्लस 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा। तो इक्वल टू 1 -8 हो जाएगा, घटा देंगे माइनस आपका 7 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फार्मूले से हम हल किए तब -7 आया, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हम सार्वंतर को जोड़ दिए तब भी -7 आया। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा आप वैसे ज्ञात कर सकते हैं, दोनों विधियां आपकी सही होती हैं। इसके बाद देखिए आप A6 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो फार्मूला होता है A प्लस 5D होता है। तो A की वैल्यू आपको 1 दी गई है, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी दी गई है, D की वैल्यू आपको -2 दी गई है। इसका गुणा कर लीजिए तो 1 प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं तो -10 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस आपका 9 हो जाएगा। तो वहां पर देखिए आपको डायरेक्ट हम लिख दिए थे, यहाँ पर हल करके निकाले हैं। तो इस तरीके से इसके अगले दो पद आप चाहे डायरेक्टली निकाल सकते हैं तो चाहे फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा कि बताइए यह AP है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम सार्वंतर निकाल के बता दिए कि यह एक AP है। इसके बाद आपसे पूछ रहा कि इसके अगले दो पद लिखिए, तो हम देखेंगे कहां तक पद ज्ञात है, तो आपको देखिए 4 पद तक ज्ञात है। इसका मतलब इसका अगला पद आपका पांचवा पद होगा और छठवां पद होगा। तो इनको हम सार्वंतर D के जोड़ के आप निकाल सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली सूत्र से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास हैं, क्योंकि जानते हैं कि समांतर श्रेणी में दो चीजें केवल मुख्य होती हैं, एक प्रथम पद A और दूसरा आपका सार्वंतर D। अगर प्रथम पद A और सार्वंतर D मालूम हो जाए तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। तो समांतर श्रेणी में दो चीजें आपकी मुख्य होती हैं, एक आपका प्रथम पद A और दूसरा सार्वंतर D। इसका प्रथम पद A मालूम है और सार्वंतर D आपको मालूम है, इसलिए इसमें कुछ भी अगर पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पल 2 का जो दूसरा पार्ट था ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हम तीसरे पार्ट पर विचार करेंगे कि यह AP है कि नहीं। इसके बाद अगर AP है तो इसके अगले दो पद क्या होंगे, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसके बाद आगे देखेंगे कि आपका AP है कि नहीं। अब इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट आपको दिया गया है इसको अब हल किया जाएगा। तीसरे पार्ट पर अब हम देखिए विचार करते हैं। तो तीसरा पार्ट देखिए आपको यह दिया गया है, तो तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरे पार्ट में अगर देखेंगे तो जो तीसरा पार्ट आपको दिया गया है, जो तीसरा पार्ट देखिए आपको दिया गया है, तीसरे पार्ट में देखिए -2 कामा इसके बाद 2 कामा -2 कामा 2 कामा -2 डॉट 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 एंड सो ऑन आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए तो जानते हैं कि जो आपको
कोई भी श्रेणी दी रहती है, उस श्रेणी में जो संख्याएं आपको दी जाती हैं उनको हम पद कहते हैं। तो यह A1 होगा, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह आपका A4 हो जाएगा, यह आपका A4 होगा, यह आपका A5 होगा। तो यहाँ पर देखिए A1, A2, A3, A4, A5, तो जो श्रेणी में पद दिए जाते हैं इनको A1, A2, A3, A4, A5 से लिख लेंगे। और भी पद रहेंगे तो और भी नंबरिंग करके लिख लेंगे। तो पहले हमको बताना कि यह AP है कि नहीं। तो AP के लिए जानते हैं कि हम सारवंतर D का मान निकालेंगे। तो सभी पदों का सारवंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप इन दोनों पदों का सारवंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर A1 और A2 के बीच का जो सारवंतर होगा इसको D1 से लिखेंगे। इसके बाद A2 और A3 के बीच का जो सारवंतर होगा इसको D2 से लिखेंगे। इसके बाद A3 और A4 के बीच का जो सारवंतर होगा इसे D3 से लिखेंगे। इसके बाद A4 और A5 के बीच का जो सारवंतर होगा इसे D4 से लिखेंगे। तो सबकी वैल्यू आप निकालेंगे। अगर सबकी वैल्यू समान आती है तो यह एक AP होगी। अगर सबकी वैल्यू आपकी समान नहीं आती है तो यह एक AP नहीं होगी। तो आपको सर्वप्रथम बताना कि AP है कि नहीं। तो चलिए इसके लिए हम सारवंतर D की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर D का मान निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, माइनस A1 की वैल्यू देखिए -2 दी गई है। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 2 विल बी इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए D2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो D2 बराबर होता आपका A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू आपको -2 दी गई है, -2 माइनस आपका सूत्र का हो जाएगा। A2 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, 2 हो जाएगा। इसको देखिए जोड़ेंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए D3 की वैल्यू निकालेंगे तो D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा। तो D3 इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा। तो A4 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, माइनस A3 की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, -2 दी गई है। तो 2 + 2 विल बी इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद D4 की वैल्यू निकालेंगे तो D4 इक्वल टू होगा A5 माइनस A4। तो A5 की वैल्यू आपको -2 दी गई है, माइनस देखिए फार्मूले हो जाएगा। तो A4 की वैल्यू भी आपको 2 दी गई है, हल करेंगे तो आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तो आपको 4 आ रहा है लेकिन दूसरा -4 आ रहा है। तो यहाँ पर यह एक वैल्यू आपको पॉजिटिव दी गई है और दूसरी वैल्यू आपको निगेटिव दी गई है। तो यह जानते हैं कि अलग अलग है। तो यहाँ पर जानते हैं कि यह धनात्मक 4 आपको दिया गया है, यह ऋणात्मक 4 आपको दिया गया है। तो यह दोनों अलग अलग आपके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सारवंतर का मान आपको अलग अलग दिया गया है। इसमें भी देखेंगे आपका प्लस आ रहा, तो इसमें आपका -4 आ रहा। तो इसमें देखेंगे कि सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो किसी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो किसी की वैल्यू आपकी निगेटिव है। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव है तो इनमें अंतर होता है। तो इसका मतलब ये आपके अलग अलग मान आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3 इज नॉट इक्वल टू D4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं कि ना तो D1 की वैल्यू D2 के बराबर, D2 की वैल्यू D3 के बराबर, ना तो D3 की वैल्यू D4 के बराबर है। तो यहाँ पर यह ना तो इसके बराबर, यह ना तो इसके बराबर, यह ना तो इसके बराबर। तो आप जानते हैं कि कोई किसी के बराबर नहीं है, मतलब इनका सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है। तो इसलिए यह एक AP नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह AP नहीं है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा कि बताइए AP है कि नहीं है। तो AP के लिए आपको सभी पदों का सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर बराबर होगा तो AP होगा और सारवंतर बराबर नहीं होगा तो AP नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सारवंतर बराबर नहीं दिया गया है, इसलिए ये AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो इसके अगले दो पद निकलेंगे भी नहीं, इसलिए यह सवाल यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा कि जब AP है
तब जाके अगले दो पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह जब एपी है नहीं, इसके अगले दो पद ज्ञात नहीं होंगे। यह आपका तीसरा पार्ट आपका सॉल्व होता है। तो ऐसे आपको बताना है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी सार्वंतर से पहचानी जाती है, तो सार्वंतर आप निकालते जाएंगे, समांतर श्रेणी की पहचान करते जाएंगे। यह एक आपकी एपी नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट पर, जो आपको चौथा पार्ट दिया गया है, इसकी बात करते हैं और इसको हम आपको बताते हैं कि यह एक एपी है कि नहीं है। नहीं, जो आपको चौथा पार्ट देखे दिया गया है, जो पार्ट आपको 4 दिया गया है, पार्ट 4 में देखिए आपको 1 दिया है, इसके बाद आपको 1 दिया है, इसके बाद आपको 1 दिया है, फिर देखिए आपको 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर आपको 2 दिया है, इसके बाद 3 आपको दिया है, इसके बाद डॉट 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 एंड सो ऑन। आप समांतर श्रेणी में जानते हैं कि समांतर श्रेणी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। एक जानते हैं कि परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी अपरिमित समांतर श्रेणी होती है। तो जब आपको देखिए कि संख्याओं के बाद आपको डॉट डॉट मिले, इसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और अगर आपको देखिए डॉट डॉट आपको ना दिया रहे, इसमें संपूर्ण पद आपको दिए रहते हैं, तब यह जानते हैं कि परिमित समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर यह जो आपको समांतर श्रेणी दी गई है, यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो हमको इसमें बताना कि यह एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए आपको सभी पदों का सारवंतर निकालना है। अगर सभी पदों का सारवंतर बराबर होगा तब यह एपी होगा, अगर सारवंतर बराबर नहीं होगा यह एपी नहीं होगा। तो आप नियम जानते हैं कि अगर कोई भी श्रेणी या कोई भी आपको श्रृंखला या कोई भी आपको क्रम दिया रहता है, तो उसमें जो संख्याएं आपको दी जाती हैं, इनको हम पद कहते हैं। और पद को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ए का मतलब एम्पलीट्यूड माना जाता है। तो एम्पलीट्यूड का पहला अक्षर ए होता है, इसीलिए पदों को हम ए से लिख रहे हैं। लेकिन जब अनेक पद होंगे तो उनका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 A6 है, ऐसे आपके पद बनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर यह पहला पद आपका A1, यह दूसरा पद आपको A2, यह तीसरा पद आपका A3, यह आपका A4, यह आपका A5, यह A6, यह A7, यह A8, यह A9 आपका हो जाएगा। तो जब देखिए आपको अनेक पद दिए रहे तो सबका सारवंतर निकालने का प्रयास तब करते हैं कि जब आपको समान मिलता जाएगा। लेकिन अगर एकाक दो के बाद ही आपका असमान आ जाता है तो वहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपका एपी होगा कि नहीं। अब इसमें देखिए अनेक पद आपको दिए गए हैं, तो इसमें सभी पदों का सारवंतर निकालने से अच्छा कि 2-3 पदों का निकाल लिया जाए। अगर 2-3 पदों का अंतर समान मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको असमान दिख जाए वहीं पर आप रोक देंगे। तो हम चलते हैं, तो इनके बीच का देखिए, इनके बीच का सारवंतर निकालेंगे तो D1 होगा। अब इसके बाद इनके बीच का सारवंतर निकालेंगे तो D2 होगा, इनके बीच का सारवंतर निकालेंगे तो D3 होगा। तो हम 2-3 थे निकाल के केवल पता कर लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें D1 की, तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू 1, तो 0 मिल जाएगा आपको। इसके बाद D2 का मान निकालेंगे तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 होगा, तो A3 की वैल्यू आपको 1 दी गई है, माइनस A2 की वैल्यू आपको 1 दी गई है, तो 0 आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद D3 की वैल्यू निकालेंगे तो D3 इक्वल टू होता है A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू आपको 2 दी गई है, A3 की वैल्यू 1 दी गई है, घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह तो दोनों सेम हो गया, लेकिन तीसरा वाला अलग हो गया। तो बाकी हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें समय केवल हमारा नष्ट होगा। हम यहीं से डिसाइड कर लेंगे यह एपी है कि नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर सभी पदों का सारवंतर बराबर नहीं है। यहाँ पर जब अलग आ गया तो कोई भी जानते हैं कि अगर अंतर आपका अलग आ जाएगा, माने किसी पद का अगर सारवंतर आपको अलग आएगा तो वह आपकी समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D3 है,
चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D3 है, इसलिए यह एक AP नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। तो इसका यह आंसर हो जाएगा, यह आपका AP नहीं है। तो AP क्यों नहीं है? क्योंकि सभी पदों का सार्वंतर बराबर नहीं है, तो इसलिए यह AP नहीं है। तो जब AP नहीं है तो इसके अगले दो पद आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगले दो पद कब निकलते? जब यह आपका AP होता, तो यहाँ पर AP है नहीं, तो अगले दो पद आपके ज्ञात नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि दूसरे जो एग्जाम्पल के जितने भी पार्ट्स आपको थे, सभी पार्ट्स को आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर और उसको समझाते हैं कि क्या प्रश्न आपको दिया गया है, कैसे आप सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें जितने भी आपको नियम आ रहे हैं, सभी नियम को हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अगर आपका रूल्स या कॉन्सेप्ट या फार्मूला या जो भी डिफिनीशन है, इनसे संबंधित जितने भी अप्रोच या कंटेंट है, अगर आपको कोई दिक्कत कर रहा है तो आप पिछले लेक्चर को देखिए जिसमें हम रूल्स को बताए हैं, तो उनको आप देखेंगे, सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे और आपको सवाल लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं इसके बाद एग्जाम्पल जो 3 आपको दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए, आपको दिया गया है कि निम्नलिखित द्वारा परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कि जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है, समांतर श्रेणी को देखिए अब मानक रूप में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको an इक्वल टू 4n प्लस 1 दिया गया है। तो इसका मतलब इसको nवां पद या मानक रूप में आपको लिखा गया है। तो इसका मतलब अगर पहले पार्ट को हम हल करते हैं, देखिए दिया गया कि an इक्वल टू आपको दिया है 4n प्लस आपको 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जब an इक्वल टू 4n प्लस 1 दिया गया है, तो यह nवां पद का व्यापक रूप आपको दे दिया गया है। तो इसका मतलब ये निकला कि इसमें n का मान आप रखते जाइएगा, आपको जितने पद ज्ञात करना हो सभी पद आपके निकलते जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि इसमें जितने पद हैं सब आपका n पर निर्भर हैं। तो आप n के मान को निकालते चलिए और n का मान निकलता जाएगा, तो आपके पद भी निकलते चलेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इसमें प्रथम 3 पद लिखिए। तो जब प्रथम 3 पदों की बात करता तो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकलेगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो द्वितीय पद निकलेगा, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो तृतीय पद आपका निकलेगा। तो क्योंकि जब प्रथम 3 पदों को कह रहा ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब है कि a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है। तो इससे हम निकालेंगे, क्योंकि यह एक व्यापक रूप आपको दिया गया है। व्यापक रूप से चाहे जितने पद को ज्ञात करना होता आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखिए हम n बराबर 1 रखते हैं, तो n बराबर 1 रखने पर, और जैसे n बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो a1 इक्वल टू 4 इंटू 1 और प्लस 1, इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 और प्लस 1 इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। यह देखिए एक पद आपका निकल चुका, 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इसी में n बराबर आप 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू 4 इंटू 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। और इसी में n बराबर देखिए 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखने पर, और जैसे n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 1, तो 4 3 12 12 1 13। इस प्रकार से आपका तीनों पद निकल गया। यह जानते कि आपको nवां पद के रूप में दिया गया है, मतलब व्यापक रूप में आपको दिया गया है। तो अगर किसी भी चीज का आपको व्यापक रूप मिल जाए तो व्यापक रूप से अनंत या असंख्य मान आपके निकाले जा सकते हैं। इसमें n का मान हम अनंत तक रख सकते हैं, तो अनंत तक पद भी आपके मिलते जाएंगे। लेकिन प्रश्न में आपसे केवल 3 पद पूछ रहा है, तो पहला पद निकालेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे। देखिए a1 यहाँ पर 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। इसी में n बराबर 2 रखेंगे तो a2 निकलेगा, 4 दूना 8 8 1 9 निकलेगा। इसी में n बराबर 3 रखेंगे तो आपका a3 निकलेगा, तो 4 3 12 1 13 निकलेगा। इस तरीके से आपका जो उदाहरण 3 है, तो
उदाहरण 3 का जो पहला पार्ट होता है यह सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट देखिए जो आपको दिया गया, ये प्रश्न थोड़ा आपका मिस्टेक है किताब में, इसको अगर सही तरीके से लिखना चाहिए था, यह होना चाहिए था कि an इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि व्यापक रूप में लिखा गया तब जाके आपका सही होगा। यह जो दूसरा पार्ट आपको किताब में छपा है, यह अधूरा प्रश्न आपको दिया गया है, यह पूरा आपका होगा an इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब इसको देखिए हल करेंगे, तो जब इसको हल करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब इसके हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट देखिए सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट को आप देखिए, दूसरा पार्ट देखिए आपको दिया गया है, दूसरे पार्ट में दिया गया है 2 की पावर n माइनस 1, लेकिन यह प्रश्न अधूरा, हम इसको पूरा कर देते हैं an इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये भी जानते हैं कि व्यापक रूप में आपको दिया गया है, इसमें n का मान आप बारी बारी से रखते जाइए और पद आपको निकलते जाएंगे। इसमें आपको 3 पद ज्ञात करना है, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो तीनों पद आपके निकल जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो जब n बराबर 1 रखेंगे इसमें रखेंगे तो a1 इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू 1 और माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 0, और नियम होता है कि किसी की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आप जानते हैं कि किसी की पावर देखिए आपकी 0 होती है, n की पावर 0 इक्वल टू आपका कितना होता है, 1 होता है। अगर हम किसी की पावर 0 कर देते तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। अगर हम 0 की पावर देखिए अगर 0 करेंगे तो यह अपरिभाषित आता है, यह है अपरिभाषित आपका आता है। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड, यह डिफाइन नहीं किया जाता, मतलब 0 की पावर 0 इक्वल टू आपका इनफाइनाइट, मतलब इसे हम अपरिभाषित कहते हैं। लेकिन 0 के अलावा और कोई भी नंबर लेते हैं, 0 को केवल आप छोड़ दीजिए, इसके बाद आप किसी भी अक्षर किसी भी संख्या की अगर पावर आप 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। तो हम कहते हैं कि समथिंग टू दी पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। अगर किसी की पावर 0 की जाती है इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 की जाती है इसकी वैल्यू अपरिभाषित आती है, नॉट डिफाइंड आपकी आती है। इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी की पावर 0 बराबर आपका 1 होता है, लेकिन 0 की वैल्यू 0 अगर कर दी जाती है यह नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित होता है, 1 नहीं होता है। तो आपको अगर मान लीजिए मैं x की पावर 0 कर दूंगा 1 आएगा, y की पावर 0 कर दूंगा 1 आएगा, m की पावर 0 कर दूंगा 1 आएगा, n की पावर 0 कर दूंगा 1 आएगा। लेकिन अगर हम 0 की पावर 0 कर देंगे तो 1 नहीं आएगा, इसको ध्यान देंगे। तो 0 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 नहीं होता, इसको ध्यान देंगे। तो 0 की पावर 0 विल बी इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब इसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। यह परिभाषित नहीं होता, अपरिभाषित होता है। तो कभी भी 0 की वैल्यू 0 करने पर इसको आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी की पावर अगर हम 0 कर दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 2 की पावर आपको 0 दिया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब चलते हैं हम आगे बताते हैं। इसके बाद n बराबर इसमें आप 2 रखिए, n बराबर 2 रखने पर, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए n बराबर आप 2 रखिए, तो देखिए a2 n बराबर 2 रखेंगे, तो जब n बराबर 2 रखेंगे तो a2 इक्वल टू कितना निकलेगा, देखिए 2 की पावर 2 माइनस 1 बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, बोलिए आंसर। इसके बाद देखिए इतना तो लग गया। अब इसी में देखिए आप n बराबर 3 रख दीजिए, तो n बराबर 3 रखने पर, तो जैसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो n बराबर 3 रख दीजिए, तो हो जाएगा a3 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1। तो 2 की पावर 3 देखिए आपको दिया गया है, क्योंकि जब देखिए यहां पर देखिए ध्यान से कि आपको
n बराबर 3 रखेंगे तो यहां पर देखिए रखेंगे तो हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 होगा। अब इसके बाद जानते हैं कि आपका देखिए यहां पर इसे हल करेंगे तो 2 की पावर 3 में से 1 जाएगा 2 तो हो जाएगा आपका 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब तो an इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 था, n बराबर 1 रखे तो 1 रखेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 बराबर 1। इसमें देखिए 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा तो इसके बाद 2 की पावर 1 बराबर 2। लेकिन इसमें अगर हम 3 रख देंगे तो जैसे 3 रखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और 2 की पावर 2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है और इस तरीके से आप इसे हल करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। आप जानते हैं कि इसके 3 पद निकल गए, यह जानते हैं कि प्रथम पद, यह आपका द्वितीय पद, यह आपका तृतीय पद। इस तरीके से जो उदाहरण आपको 3 दिया है, इस उदाहरण 3 के दोनों पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताते हैं आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको उदाहरण 4 दिया गया है, an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें केवल एक पद पूछ रहा, आपसे 15वां पद पूछ रहा है। यह देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो जब इसे आप देखिए हल करेंगे इसका 15वां पद पूछ रहा है तो an इक्वल टू आपको दिया क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपान आपको 6 दिया गया है। तो यहाँ पर an इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 दिया गया है। यह जानते हैं कि आपको व्यापक रूप में दिया है, तो इसमें हम असंख्य या अनंत पदों का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल 15वें पद का मान पूछ रहा है। तो जब 15वें पद का मान पूछ रहा तो n बराबर केवल कितना रखेंगे 15 रखेंगे। तो इसमें n बराबर 15 रखने पर, तो n बराबर 15 रखने पर और जैसे n बराबर देखिए 15 आप रखेंगे तो हो जाएगा आपका a15 बराबर 15 रख देंगे। तो इसमें देखिए 15 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 16 और गुणा इसमें देखिए 15 रखेंगे, 15 दूना 30 और 30 एक 31, ये आपका 31 हो जाएगा बटे आपका 15 हो जाएगा। ठीक, तो सॉरी 15 करें 6 यहाँ पर दिया है तो 6 आपका हो जाएगा। देखिए फिर से मान रख देते हैं, तो n बराबर 15 रखने पर तो यहाँ पर n का मान 15 होगा, यहाँ n 15 रखेंगे 15 एक आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 15 रखेंगे 15 दूना 30 एक आपका 31 हो जाएगा बटे 6 दिया तो 6 कर लेंगे। इसे काटेंगे 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे आपका हो जाएगा 16, 3 से काटेंगे 3 पचे आपका हो जाएगा 15, मिलेगा 5 गुणे 8 गुणे आपका 31 हो जाएगा। इसी को गुणा करके आप लिख लीजिए तो 15वें पद का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका a15 बराबर, तो सबसे पहले 8 का गुणा करेंगे 8 एकम 8 तो हो जाएगा 8 एकम 8 8 त्रिका 24, तो यहाँ पर देखिए आपका 24 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा 5 आपका दिया है। तो सबसे पहले 8 का गुणा करेंगे 8 एकम 8 तो 8 त्रिका 24 और गुणा 5 दिया है। इसके बाद आगे हल करेंगे तो 8 पच्चे 40, 40 का 0 हासिल लगा आपका देखिए 4, इसके बाद हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 20 4 आपका हो जाएगा 24, 24 का 4 हासिल लगा आपका 2, 5 दूना 10 और 10 दूई आपका 12। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए तो 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 चौके 20 4 24, 24 का 4 हासिल लगा आपका 2, 5 दूना 10 दूई 12, तो 1240 आपका यह क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 15वां पद निकल गया। तो इस तरीके से 15वां पद ज्ञात हो गया आपका। यह व्यापक रूप या मानक रूप आपको दिया गया था एक प्रकार से, इससे चाहे जितने पद हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से 15वां पद आपका निकला है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए एग्जाम्पल जो 5 आपको दिया गया है इसको हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए करा की समांतर श्रेणी 5 8 11 14 में प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको दिया है इसमें देखिए दिया है एक एपी आपको दिया गया है एपी,
तो छोड़िए इसको सीधे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपको एपी दिया गया है, एपी बराबर दिया गया 5, 8, 11, आपको 14 डॉट 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 आपको दिया है। यह जानते हैं कि प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3, यह चतुर्थ पद आपका A4 हो जाएगा। अब इसमें आपको कहा कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो प्रथम पद A बराबर आपका A1 बराबर आपको 5 दिया गया है, यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद सार्वंतर D निकालना है, D इक्वल टू आपका होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू आपको दी गई है देखिए 8, A1 की वैल्यू 5 दी गई है, तो घटा देंगे 3, आपका यह सार्वंतर हो जाएगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो एक एपी दिया गया 5, 8, 11, 14, इसके बाद A1, A2, A3, A4 मान लेंगे, तो प्रथम पद A इक्वल टू A1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, सार्वंतर D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 5, घटा देंगे 3 आ जाएगा। इसमें प्रथम पद तथा सार्वंतर पूछ रहा था, यह प्रश्न आपका लग गया, यह सॉल्व हो गया। इसके बाद हम चलते अगले उदाहरण पर। तो यहाँ पर है जो अगला उदाहरण आपको दिया गया है, यह आपको देखिए दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो मतलब आपको A1 बराबर ज्ञात करना है, A2 बराबर आपको ज्ञात करना है, A3 बराबर आपको ज्ञात करना है, और A4 बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसका प्रथम पद A दिया है। तो प्रथम पद A बराबर आपको -2 दिया है, और सार्वंतर D बराबर माइनस आपको 2 दिया गया है। तो अब देखिए दो चीजें आपको दी गई हैं, तो चाहे इनको आप डायरेक्टली लगा लीजिए, चाहे सूत्र से लगाइए। तो हम देखिए डायरेक्टली एक बार बता देते हैं, फिर सूत्र से बताते हैं। तो एपी ज्ञात करने का देखिए सूत्र होता है A प्लस D, इसके बाद A प्लस आपका 2D, इसके बाद होता है A प्लस आपका 3D, इसके बाद डॉट डॉट आप जाएगा इतना। तो हमसे क्या पद पूछ रहा है, 4 पद। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हो गए। तो मान रखिए तो A का मान कितना दिया, -2। दूसरा पद देखिए निकालेंगे, तो यहाँ पर A का मान -2, D का मान -2 दिया गया है, A का मान देखिए आपको -2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए D का मान देखो -2 रखेंगे, 2 -2 1 का -2 मतलब कुल मिला के गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 आपका माइनस कितना हो जाएगा, बोलिए 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। और यहाँ पर देखिए A की वैल्यू आपको -2 दी गई है, यहाँ पर D की वैल्यू -2 देखिए रखेंगे, यहाँ से 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, आपका डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए निकल जाएगा -2 माइनस आपका 4 और माइनस आपका 6 माइनस आपका 8 निकल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद आपका -2 होगा, द्वितीय पद आपका -4 होगा, तृतीय पद आपका -6 होगा, और चतुर्थ पद आपका कितना होगा, -8 होगा। तो यह देखिए डायरेक्टली हम निकाल दिए। अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, उससे हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर इस तरीके से आप नहीं निकालना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कैसे निकलेगा, देखिए तो दूसरे तरीके से यहाँ पर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रथम पद A1 निकालना, तो A1 इक्वल टू A होता है। तो A की वैल्यू आपको -2 दी गई है, -2 हो जाएगा, यह पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरी पद को आपको ज्ञात करना, तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। तो A की वैल्यू तो -2 दी गई है, और D की वैल्यू आपको -2 दी गई है, माइनस आपका कितना हो जाएगा, बोलिए 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी दी गई है, बोलिए -2, और प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी दी गई है, -2। इसको हल करेंगे तो -2 -2 दूना 4, तो 4 2 -6,
यह तीसरा मान निकल जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा पद आप निकालेंगे तो A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D। मान रखेंगे A का मान -2 प्लस 3 इंटू माइनस देखिए D का मान -2, 3 दूना 6 -6 -2 मिलकर आपका हो जाएगा -8, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे देखिए हम डायरेक्टली निकाल दिए या तो हम अलग अलग मान निकाले हैं, इस तरीके से आप दो तरीके से मान निकाल सकते हैं। तो चाहे आप डायरेक्ट निकालिए, चाहे आप कैसे निकालिए कि सूत्र से निकालिए, तो दोनों तरीके से आपका निकल गया। अगले एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। इस तरीके से आपका देखिए उदाहरण 6 आपका हल होता है। तो अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आपको दिया गया है, उदाहरण 7 आपको दिया है k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। तो आपको दिया गया है, देखिए इसमें आपको दिया गया है कि k प्लस 9 आपको दिया गया है, कामा इसके बाद देखिए दिया कि 2k माइनस 1 आपको दिया गया है, कामा इसके बाद दिया गया कि 2k, इसके बाद प्लस आपको 7 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए k प्लस 1 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 दिया गया है। कह रहा कि यह समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है, मतलब यह समांतर श्रेणी के पद हैं। तो जब यह समांतर श्रेणी के पद होंगे तो इनका सारवंतर बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि यह प्रथम पद A1, यह द्वितीय पद A2, यह तृतीय पद A3 हो जाएंगे। तो इनके बीच का सारवंतर आपका D1 होगा, इनके बीच का सारवंतर आपका D2 होगा। और यह समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो इनके सारवंतर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि D1 इक्वल टू क्या होगा, D2। तो जब D1 इक्वल टू D2 होगा तो D1 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1। तो देखिए D1 इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 और D2 इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। मान रखिए A2 की वैल्यू आपको दी गई है 2k माइनस 1 माइनस A1 की वैल्यू आपको दी गई है k प्लस 9 बराबर A3 की वैल्यू आपको दी गई है 2k प्लस 7 माइनस A2 की वैल्यू आपको दी गई है 2k माइनस 1। अब इसी को और हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोनों का सारवंतर बराबर होगा, तो D1 बराबर D2, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा बराबर A3 माइनस A2। तो A2 की वैल्यू आपका 2k माइनस 1 और माइनस A1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, k प्लस 9 और बराबर A3 की वैल्यू 2k प्लस 7 हो जाएगी माइनस A2 की वैल्यू 2k माइनस 1 हो जाएगी। इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा 2k, यहाँ पर देखिए माइनस 1, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस के, इसके बाद हो जाएगा माइनस आपका 9 बराबर देखिए हो जाएगा आपका 2k और देखिए प्लस 7 हो जाएगा माइनस आपका देखिए 2k और माइनस माइनस आपका देखिए प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे को हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2k, यहाँ पर 2k। तो नियम होता है कि जब समीकरण में दोनों पक्ष में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो समीकरण दिया गया है इसमें देखिए आपको क्या है कि दोनों पक्षों में समान पद हैं और समान चिन्ह के साथ हैं। तो नियम होता है कि जब समीकरण में दोनों पद दिए रहे और समान पद समान चिन्ह के साथ दिए रहते तो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो जब समीकरण के दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ होते हैं तो यह एक दूसरे से कट जाते हैं। ये भी 2k है तो ये भी 2k है, ये भी धनात्मक है तो ये भी धनात्मक है, तो समान चिन्ह है समान पद हैं इसलिए कट जाएंगे। तो आगे देखिए क्या बचेगा, इस 2k को इधर लेके आएंगे, देखिए आपका प्लस 2k, यह माइनस आपका k रहेगा। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस 9 और माइनस 1 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साथ में यहाँ पर 1 जोड़ेंगे आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया। तो यहाँ से 2k को इधर लेके आएंगे प्लस 2k, यह माइनस k है, यह जुड़ेगा माइनस 10, यहाँ पर साथ में 1 जुड़ेगा 8, तो घटाएंगे देखिए k हो जाएगा बराबर 8 धन ये देखिए इधर जाएगा 10 हो जाएगा। तो k बराबर आपका 18 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसको हम हल करेंगे। तो जब आपको देखिए अज्ञात अक्षर दिए रहते हैं तो वहां पर सारवंतर का सूत्र लगा के इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका उदाहरण 7 रहा, यह
हल हो गया। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल देखिए आपको दिया गया यहाँ पर उदाहरण 8 आपको दिया गया है। 8 दिया गया है कि यदि किसी अनुक्रम का n वां पद an बराबर 6n प्लस 2 है, तो देखिए आपको दिया गया n वां पद an बराबर आपको दिया गया है 6n प्लस आपको 2 दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर श्रेणी है तथा सारवंतर भी ज्ञात कीजिए। तो इसको सिद्ध करना यह समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए आप जानते हैं कि जितने पद ज्ञात करेंगे, अगर